Good evening, students. Students, today we will discuss about your previous year's paper. Okay, science question papers we will discuss here. We are having a 2017, 18 and 19 years science question paper according to CBSE board. So we will discuss here. जो बच्चे हम यहाँ पे डिस्कस आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उससे एक तो आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि पेपर जो है बोर्ड में किस हिसाब से आता है और कौन सा क्वेश्चन जो है आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपको कितने लाइंस में लिखना है। तो यहाँ पे आज आपको हर एक चीज़ जो है रिगार्डिंग योर पेपर बोर्ड पेपर तो वो आपको क्लियर होने वाली है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टूडेंट्स। ओके, सो लिसन एंड वॉच इट केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी हैविंग बेटा जो आपका पेपर है साइंस का वो आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है मींस थ्योरी पेपर जो है। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपका जो टोटल साइंस पेपर है दैट इज़ अबाउट ऑफ 100 मार्क्स एंड इंटरनल पेपर जो है आपका और एक्सटर्नल पेपर जो होता है, ठीक है। आपका जो थ्योरी पेपर है वो आपका 80 मार्क्स का है और जो आपकी असेसमेंट होगी दैट इज़ ऑफ 20 मार्क्स, isn't it? Because we have already discussed here in the previous video and you know it very well. तो आज हम सिर्फ क्वेश्चंस ही जो है उसका पैटर्न जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 3 आवर्स बेटा अलॉट होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको पहले मैं थोड़ी सी जनरल इंस्ट्रक्शंस दे दूं। द क्वेश्चंस पेपर कंप्राइज 5 सेक्शंस। जो आपका साइंस का पेपर होता है उसमें 5 सेक्शंस आते हैं बेटा, ABCDE। यू आर अटेम्प्ट टू ऑल द सेक्शंस। आपको सारे सेक्शंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं, ओके। इंटरनल चॉइस इज गिवन इन सेक्शन B, C, D एंड E। जो इंटरनल चॉइस होगी बेटा आपको सिर्फ आपके जो 4 सेक्शंस होंगे, ए सेक्शन को छोड़ के बाकी के जो 4 सेक्शंस हैं उसमें आपको इंटरनल चॉइस होगी। मींस 2-2 क्वेश्चंस होंगे आपको और उसमें से आपको जो अच्छे से आता होगा उसको अटेम्प्ट करना है, राइट। देन फोर्थ पॉइंट है क्वेश्चन नंबर्स 1 एंड 2 इन सेक्शन ए आर 1 मार्क क्वेश्चन। जो बेटा आपका सेक्शन ए होने वाला होगा उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा आपका, ठीक है, दे आर टू बी आंसर्ड इन 1 वर्ड और इन 1 सेंटेंस। वो आपको 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में ही देना है आंसर, बिकॉज कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, 1 नंबर की। तो उसी मार्क्स के हिसाब से आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 to 5 इन सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 3 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, और इसमें आपको जो आंसर देना है एटलीस्ट आपके जो वर्ड्स हैं 30 वर्ड्स होने चाहिए। मीन्स 3-4 लाइन्स यू कैन राइट, isn't it? Then question number 6 to 15 in section C are 3 marks question। मीन्स कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर जो है होगा आपका 3 to 5 वाला जो, ठीक है, उसमें आपको 30 वर्ड्स लिखने हैं विद इन 3 और 4 लाइन्स यू हैव टू गिव आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6 to 15 इन सेक्शन सी आर 3 मार्क्स, ठीक है। ये 3 मार्क्स का बच्चे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 मीन्स 10 क्वेश्चन होंगे इसमें आपको, जो 3-3 मार्क्स के होंगे और ये आपको आंसर एटलीस्ट 50 वर्ड्स का देना है, ठीक है। इसमें आपको 6, 7 या 8 लाइनों में जो है आंसर देना है। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 16 to 21 इन सेक्शन डी आर 5 मार्क्स। अब जो क्वेश्चन होंगे आपके 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 मीन 6 क्वेश्चन जो हैं आपके 5 मार्क्स के होंगे और उसमें आपने आंसर जो देना है 70 वर्ड्स का देना है। मीन्स एक 1.5 पेज यू हैव टू राइट, ओके। देन लास्ट जो है आपका इंस्ट्रक्शन का पॉइंट क्वेश्चन नंबर 22, 3, 4, 5, 6, 7
22 से लेके 27 जो सेक्शन ई के क्वेश्चंस होंगे वो आपके प्रैक्टिकल स्किल्स के बेस पे होंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा, एंड दीज आर टू बी आंसर्ड इन ब्रीफ। और इसके आंसर्स जो हैं आपने बहुत ही ब्रीफ में देने, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन की डिमांड होगी वो होगी 2 मार्क्स ही ओनली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेक्शन ए। बेटा इसमें आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पोर्शन जो है इस पेपर्स में कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो लिसन इट केयरफुली। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अ सर्किट। सर्किट में गैल्वेनोमीटर का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें आपने गैल्वेनोमीटर का मेन फंक्शन जो होता है सिर्फ वही बताना है। ये नहीं है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लिख रहे हो। ठीक है, जस्ट अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। एग्जामिनर ने टू द पॉइंट देखना है इसमें आंसर, क्योंकि आपके क्वेश्चन की डिमांड है 1 मार्क की। ठीक है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो उसी के हिसाब से टू द पॉइंट लिखो आप। ठीक है, ये नहीं है आप लिखने बैठ के गैल्वेनोमीटर क्या है, किससे बना होता है इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे होती है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वहाँ बैठ के डायग्राम में बनाने बैठ गए हो, तो ये टाइम आप जस्ट वेस्टेज होगा इसमें आपका सिर्फ। ठीक है, तो उसमें आप अपने टाइम को कंज्यूम करने के लिए क्या करोगे, सिर्फ टू द पॉइंट यू हैव टू राइट द आंसर, right? Then second question, why is biogas considered an excellent fuel? बायोगैस आपसे पूछा गया है कि बायोगैस जो है एक्सीलेंट फ्यूल क्यों माना जाता है। सीधा ही आंसर दोगे कि ये इसकी जो क्लोरीफिक वैल्यू ये होती है। ठीक है, या फिर आप ये लिख सकते हो इसमें कि ये ज़्यादा पोल्यूशन नहीं कॉज करता। राइट, ये जो चीज़ें मतलब कि जो टू द पॉइंट आंसर है वो ही आपने इसमें देना है। ये मत लिखने बैठ जाना कि बायोगैस इस चीज़ की बनती है, बायोगैस में ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सो दैट्स इट। आप सोचो 1 मार्क का एग्जामिनर ने पूछा था तो चलो 1 मार्क का हो गया है। तो इसमें सिर्फ जो ये जो है आपकी सिर्फ टाइम वेस्टेज है। राइट, देन है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आ गया, अब इंटरनल चॉइस आपको यहाँ पे मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, how it can be proved that the basic structure of the modern periodic table is based on the electronic configuration of atoms of different elements। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे ये आप प्रूव कर सकते हो कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही बनाया गया था। ठीक है, अब आपने सिर्फ ये जो कैसे प्रूव कर सकते हो उसका वो चीज़ लिखनी है। ठीक है, नो नीड टू राइट कि आपने 2-4 एलिमेंट्स ले लिए हैं और 2-4 एलिमेंट्स के साथ साथ आपने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी शुरू कर दी। तो हो सकता है आप लिखते लिखते 10 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखते रहो, तो सोचो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, भी हमने तो बड़ा अच्छा से अटैम्प्ट किया है। ठीक है, तो उसमें आपको ऐसी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे प्रूफ कर सकते हो, दैट इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है 2 मार्क्स की, तो जो पूछा गया है उसी में ही सिर्फ आप टू द पॉइंट आंसर दोगे। ठीक है, देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ 284। सपोज आपको एक का दे दिया एलिमेंट जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 4 है। ठीक है, अब आपने करना है स्टेट इट्स ग्रुप एंड पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपने बताना है कि ये ग्रुप में और पीरियड में इसका क्या है, और नेम बताना है कि जैसे 2, 8 और 4 कितने होते हैं, 14। ठीक है, 2 और 8 10 और +4 14। तो यहाँ पे आप बताओगे कि ये एलिमेंट का ये नेम है और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है। क्लियर, देन वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 4। राइट 2 डिफरेंट वेज write 2 different ways in which glucose is oxidized to provide energy in human body। अब आप यहाँ पे 2 वेज बताओगे कि ग्लूकोज को कैसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन ईच केस। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने 2 डिफरेंट अलग अलग जो तरीके हैं वो बता देने हैं, और उनके जो हर एक केस में प्रोडक्ट बनते हैं वो बता देने हैं। ठीक है,
Is it clear? Then we have a next question, that is the question number 5. Define the term power of accommodation. अकोमोडेशन की पावर को आपने यहाँ पे बेटा डिफाइन करना है, ठीक है. राइट द मॉडिफिकेशन इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस विच इनेबल अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. और फिर यहाँ पे आपने जो आई लेंस के कर्वेचर में जो मॉडिफिकेशन आती है जिसकी वजह से हमें पास की चीज़ों को देखने में आसानी हो जाती है, क्लियर नज़र आती है ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसकी जो मॉडिफिकेशन होगी वो लिखना है. 1 मार्क का आपका क्वेश्चन है पावर ऑफ अकोमोडेशन, एंड 1 मार्क का क्वेश्चन आपका है मॉडिफिकेशन इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस. क्लियर बेटा? तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे ये थे 2 मार्क्स के, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू राइट द आंसर. अगर आपको लगता है कि हमें टू द पॉइंट आंसर नहीं आता, ठीक है, अगर आपको टू द पॉइंट आंसर नहीं आता तो फिर आप बेटा उसके रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि आपने क्लासेस लगाई होती हैं, ठीक है, चैप्टर पढ़ा होता है, तो आपको इतनी तो नॉलेज होती है ना कि इस कंसेप्ट में है क्या. तो अगर बेटा आपको उसके रिगार्डिंग टू द पॉइंट आंसर नहीं आता, you don't know the exact answer of that question, then you can write related with which you have knowledge of that concept. कि उस कंसेप्ट के बारे में अगर आपके दिमाग में कुछ भी है देन यू कैन राइट. तो एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स जरूर देगा इंस्टेड ऑफ 0. समझ रहे हो मेरी बात? तो 0 की बजाय जो है एग्जामिनर है आपको नहीं, पूरे में नंबर जो है आपके 2 में से 2 नहीं मिलेंगे तो एटलीस्ट हाफ या 1 तो आपको श्योरली मिलेगा, ठीक है. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्शन नंबर सी. So first question is 2 gram silver chloride is taken in china dish and the china dish is placed in sunlight for some time. कि अगर हम सिल्वर क्लोराइड 2 ग्राम का ले लेते हैं और इसको चाइना डिश में रख लेके कुछ टाइम के लिए सनलाइट में रख देते हैं, देन व्हाट विल बी ऑब्जर्वेशन इन दिस केस. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे इस केस में? राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. फिर जो चीज़ ऑब्जर्व करोगे उसी ऑब्जर्वेशन को आपने उसका केमिकल रिएक्शन जो है बनाकर लिख देना है, और कौन सी रिएक्शन हो रही है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है. यू नो ना 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर. Displacement reaction, double displacement, combination, and fourth one is the displacement, double displacement, combination और एक substitution, ठीक है. तो ये जो 4 एक्शंस हैं इनमें से आपको फिर बताना होगा कि जो चीज़ आपने ऑब्जर्व की है क्या हो रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग आपने उस रिएक्शन का नाम दे देना है उसमें, ठीक है. क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको सीधा एग्जामिनर नहीं पूछेगा बेटा कि जो रिएक्शंस हैं कितने टाइप्स की हैं उनके नेम लिखो, उनकी सिंपली एग्जांपल दे दो, सिंपली उसको डिफ़ाइन कर दो, ऐसे नहीं पूछेगा आपको एग्जामिनर. हमेशा क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर आपको मोल्ड करके पूछता है, लेकिन उसका जो आंसर है होता वही है. तो जस्ट हमें थोड़ा सा अपना दिमाग जो है, अपना माइंड जो है, अपना ब्रेन जो है उस टाइम पे थोड़ा एक्टिव करना होता है कि हाँ जो एग्जामिनर हमें पूछ रहा है ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और ये इसमें टफ कुछ नहीं है ना. तो जो चीज़ एग्जामिनर पूछता है उसको, क्वेश्चंस को आप 2-3 बार पढ़ो. अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, पता नहीं कौन सा, इसका आंसर क्या आएगा, मैं क्या लिखूँ पेपर में, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम, ठीक है. पेपर के टाइम में नो नीड टू बी वरीड और कंफ्यूज्ड. ये सोचो कि आज मैं घर से पढ़ के आया हूँ और मेरा जो आज का पेपर है बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है. पॉजिटिव वाइब्स हमेशा अपने माइंड में रख के चलो. और अगर आपको, वैसे तो मुझे पता है कि बच्चे सभी घर से अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ पेपर में बैठते हैं. अगर बाय चांस आपको लगता है कि भूल गया है हमें, या पता नहीं ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है. जो उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज है लिख दो, ठीक है. फिर अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन पता नहीं किस टाइप का आ गया, मोल्ड करके आ गया, तो थोड़ा सा उस क्वेश्चन को आप 2-3 बार
दिमाग लगा के ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो आपको ज़रूर याद आएगा कि हाँ ये तो वही आंसर है जो मैंने पढ़ा हुआ था, इस क्वेश्चन का तो वही आंसर आएगा। ठीक है। सो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट आपको देने वाली है। ठीक है। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम डिस्कस करेंगे। Identify the type of fractions taking place in each of the following cases and write the balanced chemical equation for the reaction. अब यहाँ पे आपको रिएक्शंस दी गई हैं, स्टेटमेंट दिया है आपको और क्या करना है आपने उस केस में आपने उसका रिएक्शन बनाना है। लिसन, जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। ठीक है। यहाँ जहाँ पे क्या किया गया कि जिंक है वो रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक है। फिर आप सिल्वर नाइट्रेट का सिंबल दोगे तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जो है सिल्वर नाइट्रेट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। और प्लस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिल्वर। ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपने बस उसको लिखना है। ठीक है। उधर उसने आपसे पूछा गया कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब इसमें रिएक्शन हो कौन सा रहा है, जिंक रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। इट मीन्स कि यहाँ पे नाइट्रेट जो है आपका क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है ना। तो आप कौन सी रिएक्शन लिख दोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर तो इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, एक ही रिएक्टेंट या एक ही प्रोडक्ट जो है, एक ही चीज़ डिस्प्लेस हो रही है, एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, तो आपने कहना है कि दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, इट मीन्स दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके। Then we having a second B part. Potassium iodide reacts with lead nitrate to produce potassium nitrate and lead iodide. Same thing. It is a double displacement reaction. Okay. So no need to be confused. पढ़ के लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, एग्जामिनर ने पता नहीं क्या पूछ लिया है, लेकिन आप जो पढ़ते हो आपको कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो कोई भी चीज़ आपको नर्वस नहीं कर सकती। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज obtained। अब आपने आइडेंटिफाई करना है एसिड और बेस को जहाँ से सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन किया जाता है, और विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज इट, किस टाइप का ये सॉल्ट है। व्हेन इट इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट कब कहा जाता है, और रॉक सॉल्ट कैसे बनता है। ठीक है। तो इनका आपने जो वन लाइन का जो आंसर बनता है सबका, तो इसका आंसर जो आपका एटलीस्ट 5 और 6 7 लाइन्स तक आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बेस्ड ऑन द ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर ईच। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ग्रुप वैलेंसी जो होती है एलिमेंट्स की, उसके बेस पे आपने इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है। जैसे आपका है पहला ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट जो है ऑक्साइड जो है उसके, ठीक है, उसके रिलेटेड आपने क्या देनी है, जस्टिफिकेशन देनी है। हैलाइड्स जो होते हैं, हैलोजेंस, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है, जो हैलोजेंस हैलाइड्स हैं, ठीक है, ग्रुप 13 के, उनके बारे बताना है। फिर उसके बाद कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एलिमेंट ए ग्रुप ऑफ 2 कंबाइंस विद एन एलिमेंट बी ऑफ ग्रुप 17, क्या होता है जब ये दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट कंबाइन करते हैं। ठीक है। तो आपको बेटा क्या करना है, ऐसी चीज़ों के लिए भी आपको थोड़ा सा ना माइंड में जो पीरियोडिक टेबल है वो माइंड में रखना होगा। ठीक है। कि इस ग्रुप के बीच में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, इस ग्रुप के बीच में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपके माइंड में रहेगी तो फिर आपको अगर पूछा जाए कि 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं या 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को आपस में रिएक्ट करा देते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो ये अगर आपके माइंड में ये चीज़ होगी कि हाँ कि इस पीरियड में यहाँ पर इस एलिमेंट का नेम आ रहा है, तो देन यू कैन राइट ईजीली। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल्स में, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं आपके प्रेजेंट हैं। ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 9।
राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। अब आपसे यहाँ से पूछा गया है कि 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स कौन सी हैं और उनके हर एक के फीचर्स देने हैं। तो 3 ब्लड वेसल्स हैं, तीनों के बारे थोड़ा थोड़ा लिख देना है और 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देन ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अक्कर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आइज। जब तेज लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है तो क्या होता है, जो सीक्वेंसेस के इवेंट्स जो बनते हैं उनके बारे में आपने देना है। देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स, नेम द प्लांट हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। अब प्लांट हार्मोन्स कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे आपका जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन्स हैं, दीज आर द प्लांट हार्मोन्स। अब आपने यहाँ पे आपको जो 4 दिए गए हैं पॉइंट्स, उसमें आपने बताना है कि इसमें कौन सा प्लांट जो हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे ग्रोथ ऑफ स्टेम है, ठीक है, स्टेम की ग्रोथ हो रही है, सेल की डिवीजन होती है, इनहिबिशन होती है ग्रोथ की, मतलब ग्रोथ की स्टेम होने में, सेल की डिवीजन होने में, ग्रोथ की जो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, इनहिबिट हो जाती है, या फिर सेल्स जो है इलोंगेट हो जाते हैं। तो उनमें कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आपने उनके जस्ट नेम लिखने हैं, ठीक है। नो नीड टू एक्सप्लेन ऑल दिस कि ये ऐसे करता है, ये हार्मोन ऐसे करता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट पूछा गया है कि स्टेम ग्रोथ की कौन बढ़ाता है, तो जस्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द हार्मोन। ओके बेटा, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, नेम द प्लांट मेंडल यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्लांट यूज़ किया था, दैट इज़ द पी प्लांट ना, पी प्लांट जो था उसने यूज़ किया था। तो इसमें आपने बता देना है कि कौन सी टाइप की प्रोजनी जो थी F1 F2 जनरेशन में आई थी, जब उसने टॉल और शॉर्ट प्लांट्स को क्रॉस करवाया था, और उनकी रेशो क्या आई थी F2 जनरेशन में। या फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 2 डिफरेंसेस बताने हैं आपने एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स में, और उनका साथ में उसका एग्जाम्पल देना है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ रेनबो, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो। रेनबो क्या है और आपने उसका डायग्राम बनाना है। अब मेरी बात सुनो बेटा, जब भी आपसे पूछा गया है कि रेनबो क्या है, जैसे सपोज ये क्वेश्चन पूछा गया रेनबो, व्हाट इज़ रेनबो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जब भी कोई आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई डिफ़ाइन पूछी जाती है, कोई टर्म पूछी जाती है, तो सबसे पहले क्या करना है आपने, बोल्ड लेटर्स में उसका नेम लिखोगे। जैसे सपोज व्हाट इज़ रेनबो, नाउ यू आर गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ रेनबो, ठीक है, आप रेनबो की डेफिनेशन लिखने जा रहे हो, है ना, तो क्या लिखोगे, थोड़ा सा बोल्ड करना है रेनबो को आपने, और उसके नीचे 2 अंडरलाइन कर देना है कि देखने वाले एग्जामिनर को इम्प्रेसिव लगे, देखने वाले को पता चले भी हाँ भी ये बच्चा जो है इस चीज़ का आंसर लिखने वाला है, ठीक है। तो उसके आपने रेनबो को हाईलाइट किया। हाईलाइट करने का ये मतलब नहीं है कि कलरफुल पेन ले जाओ आप पेपर में, ठीक है, ओनली विद ब्लू पेन, ठीक है, ब्लू पेन के साथ उसको थोड़ा सा बोल्ड करो, जो भी टर्म डिफाइन लिखने वाले हो आप, और उसके पेन नीचे पेंसिल्स के साथ डबल अंडरलाइन करो, ताकि वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए और देखने वाला भी अट्रैक्टिव लगे। फिर आप उसमें 2 और 3 लाइन्स जो हैं वो आप लिख दोगे, ठीक है, 2-3 लाइन्स आप उसके बारे लिखोगे, फिर आप उसका वेलेबल डायग्राम बनाओगे, ठीक है बेटा। देन क्वेश्चन नंबर 14, हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, सजेस्ट एनी 3 मेथड्स। अब वेस्ट डिस्पोजल जो है वो कैसे आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम को, 3 मेथड्स देने हैं, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है आपसे। और फिर इकोसिस्टम पूछा गया आपसे, ब्लॉक डायग्राम बनाना है आपने टू फ्लो ऑफ एनर्जी। ब्लॉक डायग्राम आप समझते हो ना, कि जैसे सपोज इकोसिस्टम का आपने वही हाईलाइट करके बता दिया कि इकोसिस्टम ये चीज़ होती है, उसके बाद आपने हो सकता है इसको आप एक ट्रायंगल शेप में बता दो, इस तरीके से कि नीचे प्लांट्स हर्बीवोरस आ गए, ठीक है, हर्बीवोरस आ गए, प्लांट्स हर्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, देन फिर टॉप कार्निवोरस। तो
इस तरीके से आप जो है पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इकोसिस्टम क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें कंपोनेंट्स में अगर आप बताना चाहो तो ऐसे आप उसका फ्लो चार्ट में बता सकते हो कि इकोसिस्टम जो है ये है आपका, और इसके आगे टू पार्ट्स हैं, दैट इज़ द बायोटिक एंड सेकंड वन इज़ द ए बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको थोड़े एरोस से शो कर सकते हो। ठीक है, जो चीज़ जो आपकी देखने में अट्रैक्टिव लगती है। देन वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 is, what is water harvesting? List two main advantages associated with water harvesting at community level. अब वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, आप इसके दो आपने इसके एडवांटेजेस बताने हैं, और इसके जो अवेलेबिलिटी जो है सस्टेन्ड ग्राउंड वाटर की वो क्यों फेलियर है, उसके दो कारण बताने हैं आपने। देन क्वेश्चन नंबर डी, सेक्शन डी आ रहा है आपका। ठीक है, इट इज़ ऑफ 5 मार्क्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ list in tabular form 3 chemical properties on the basis of which we can differentiate between metal and non metal। अब बेटा अगर आपको जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो कोशिश करो कि आप उसको कैसे लिख पाओ, उसके 2 कॉलम्स बना के। ठीक है, कॉलम्स बनाकर ही आप उसको लिखो। ठीक है, जैसे आपसे पूछा गया मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस। ठीक है, आप बीच में क्या करो, बीच में एक लाइन लगाओ। ठीक है, और यहाँ पे हेडिंग दो मेटल्स और इधर हेडिंग दो नॉन मेटल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नंबर 1 लिख के आप लिख सकते हो कि मेटल्स जो है हैविंग लस्टर्स अपीयरेंस, नॉन मेटल्स आर डली अपीयरेंस। ठीक है, गुड इन कंडक्टर्स ऑफ हीट, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ऐसे जो है आप इसको नंबर 1 नंबर 2 देखकर डिफरेंस लिख सकते हो। ठीक है, ये नहीं है आपके इसको पैराग्राफ में नहीं दे सकते हो, लेकिन दैट इज़ नॉट वेल लुकिंग, कि जो आपका पैराग्राफ में जो आंसर होता है उसको देने की बजाय जो डिफरेंस पूछा जाता है तो आपको ऐसे ही उसको करना चाहिए। ठीक है, देन क्वेश्चन है हमारा, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। मोस्ट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, कि कौन सी जो इलेक्ट्रिसिटी मेटल है अच्छी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर लेती है। ठीक है, तो ये जो आपके क्वेश्चन से उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द केमिकल फार्मूला, नेम ऑफ द कंपाउंड। केमिकल फार्मूला आपने बताना है। ठीक है, कंपाउंड कौन सा होता है वो बता देना उसमें आपने। तो ये चीज़ें जो है आपकी पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एलिमेंट का कौन सा सिंबल होता है। ठीक है, उनके फॉर्मूलेस जो हैं आपको वो पता होना चाहिए। उसके बाद जो आ जाता है आपका मीथेन क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दे देना है उसका आपने, और उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने चाहिए कि सिंगल बॉन्ड जो होते हैं एल्केन्स फैमिली से, डबल बॉन्ड एल्कीन फैमिली से, और ट्रिपल बॉन्ड जो अल्काइन फैमिली से आ जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाना है, और बॉन्ड्स आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के बॉन्ड्स जो हैं इसमें आ रहे हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन से बेटा आपके। उसके बाद पॉलिनेशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स की पॉलिनेशंस बता देनी है, उसमें 2 एजेंट्स बताओ पॉलिनेशन के। ठीक है, और फिर कौन कैसे सूटेबल पॉलिनेशन जो फर्टिलाइजेशन होती है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। उसके बाद आपको बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज़ आपको बायो का रिलेटेड डायग्राम दे दिया गया है,
या फिर हो सकता है कोई फिज़िक्स के रिलेटेड आपको कोई सर्किट का डायग्राम दे दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे नंबरिंग की गई है, तो आपको यू हैव टू लेबल देम कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो है ये पोर्शन, ये पार्ट्स आपने बताने हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपको पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा। देन फिर आपसे आ जाएगा आपका क्वेश्चन जो है लेंस फार्मूला के रिलेटेड आ जाएगा। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड आ गए। उसके बाद आपको एक सर्किट जो है वो सेट करके दिया होगा, उसमें आपको बताया गया होगा कि इस सर्किट में इसकी रेजिस्टेंस इतनी है, ठीक है, इसका करंट इसमें इतना पास हो रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। तो आपको ये फाइंड करना है कि ये इसमें क्या चीज़ है, ये टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये चीज़ जो है। इस तरह के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जब आपसे डायग्राम के रिलेटेड कुछ पूछा जाता है, सपोज़ आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी गई, सिर्फ आपसे ये पूछा जा रहा है कि बच्चे जस्ट ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ दिस थिंग, तो आपने क्या करना है कि ये नहीं कि सीधा ही आप सपोज़ आपको एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम पूछा गया है, तो ऐसे नहीं करना आपने कि एलिमेंट्री कैनाल को सीधा ही बनाना स्टार्ट कर रहे हो आप। ठीक है, क्या करोगे, सबसे पहले आप एलिमेंट्री कैनाल के बारे में थोड़ा सा एटलीस्ट 4-5 लाइन्स लिखोगे कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये ऐसे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे इसका जो पॉइंट है ये ख़त्म हो रहा है। देन उसका आप जो है डायग्राम जो है वो बनाओगे आप। ठीक है, और जो डायग्राम बनाना है बेटा वेल लेबल मीन्स कि लेबलिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं है कि पहला जो है आपका जो लेबलिंग कर रहे हो वो आधी आप लेफ़्ट साइड कर रहे हो, आधी आप राइट साइड कर रहे हो। ठीक है, लेबलिंग जो है आपकी हमेशा वन साइडेड होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप सपोज़ एक फ्लावर ही बना रहे हो, ठीक है, सपोज़ आपने एक फ्लावर ही बनाया है, ठीक है, अब आपने इसकी लेबलिंग करनी है, तो कैसे करोगे। ठीक है, जैसे आप कर रहे हो कि दिस इज़ द, सपोज वी कैन से इट इज़ अ फ्लावर, ठीक है, वी कैन सी इट इज़ अ स्टेम, राइट, इट इज़ अ लीफ, ठीक है, दीज आर द रूट्स। तो मतलब लेबलिंग जो है वो सारी स्केल के साथ वन साइडेड मीन्स राइट साइड उसकी लेबलिंग और इक्वली होनी चाहिए, और नेम जो है प्रॉपर एक लाइन में होने चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लाइन लगाई रूट्स लिख दिया, तो स्टेम आप यहाँ पे लिख रहे हो, लीफ यहाँ पे लिख रहे हो, तो ऐसी लेबलिंग नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, लेबलिंग जो है वन साइडेड और बिल्कुल इक्वली जो है वो होनी चाहिए आपकी लेबलिंग। ठीक है बेटा, ये नहीं है कि लेबलिंग आप कर रहे हो तो लेबलिंग का तरीका क्या है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगाकर आप उस डायग्राम को लेबल कर रहे हो। ठीक है, एग्जामिनर जो है इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखता है कि बच्चे ने किस वे से पेपर अटैम्प्ट किया है। ठीक है, तो ये इसको आपने ध्यान में रखना है इस चीज़ को। उसके बाद आपका सेक्शन ई आ जाता है। ठीक है, कि ब्लू लिटमस जो है उसको ऐड करो ट्यू टेस्ट ट्यूब्स में, तो क्या हो जाएगा, ये तो वही क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे आपसे जो है ब्रीफली पूछे जाएंगे ऑन योर अंडरस्टैंडिंग बेस। ठीक है, so it was about your on 2017 year questions paper. Okay, now we will discuss here questions of years 2018. ठीक है, यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है, वही होमोलोगस सीरीज आ गई। ठीक है, सेल क्या है और डीएनए को क्या होता है उसमें। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया कि फूड चेन क्या है, फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कैसे कंजर्व कर सकते हो फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, एडवांटेजेस दे देने आपने वाटर हार्वेस्टिंग के, वही चीज़ आपसे पूछी गई है। जो आपका 17 ईयर का जो पेपर था बेटा, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चन इजी थे और कुछ क्वेश्चन तो मतलब थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के थे बीच में। ठीक है, उसी तरह अब आपसे ये इथेनॉल पूछा गया इसमें। ठीक है, इथेनॉल आ गया आपका यहाँ पर। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है स्टेरिफिकेशन और स्पॉनिफिकेशन की रिएक्शंस। ठीक है, ईस्टर और स्पॉनिफिकेशन प्रोसेस क्या है, ये चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। फिर वही आपके फिर से आगे हमने पिछले टेस्ट पेपर की बात की है कि बेटा आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो वही इसमें चीज़ पूछी गई है। लेकिन इसमें थोड़ा मोल्ड कर दिया गया है कि वैलेंसी हाई किसकी है, एटॉमिक रेडियस हाई किसका है, तो ये चीज़ इसमें पूछी गई है।
ठीक है। उसके बाद आपका फिर से इसमें मैंडल्स के रिलेटेड आ गया क्वेश्चन। ठीक है, उसमें पूछा गया था कि मैंडल जो है उसने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। और इसमें आपसे पूछा गया है कि मैंडल ने कैसे ये प्रूफ किया था कि ट्रेट इनहेरिट होते हैं बट नॉट एक्सप्रेस इन ऑर्गेनिजम्स। उसी के रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं आपसे पूछी गई। फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ओके, सो दीज आर द अबाउट योर साइंस पेपर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ओवरी यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब्स जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उनके क्या मतलब फंक्शंस क्या हैं। प्लेजेंटा का डायग्राम बनाना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन, फोकल लेंथ जो है क्या होती है, ठीक है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा गया है कि पर्सन को दूर का दिख रहा है, नज़दीक का नहीं दिख रहा, और आप घर से पढ़ के गए हो कि मायोपिया दिस थिंग एंड हाइपरमेट्रोपिया दिस थिंग, और पेपर में जाके आपको थोड़ा सा मोल्ड करके पूछा गया है, तो नर्वस नहीं होना, ठीक है। तो अबाउट दिस वॉज द क्वेश्चंस ऑफ योर प्रीवियस पेपर्स। उसके बाद आपका 2019 का आ जाता है पेपर, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही जा रहा है, ठीक है। सो बेटा, इट वॉज अबाउट योर प्रीवियस CBSE बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स ऑफ साइंस। ये पेपर्स जो हैं बेटा आपके बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। अगर हमसे होगा तो हम आपको और भी इसके रिलेटेड वीडियोस जो हैं हम आपको अपलोड करेंगे, ताकि आपको जो है आपकी स्टडी के बीच में कोई भी आपको मुश्किलें पैदा ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से इस पैटर्न को अगर फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आपकी जो साइंस बोर्ड की प्रेपरेशन वो हो सकती है। ये मत सोचना कि अभी हम लोग घर में हैं, हमारी प्रेपरेशन कैसे होगी या हमें कैसे करेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वी आर ऑलवेज रेडी टू गिव हेल्प यू, ओके। सो आई होप कि ये आपको आज ये जो आपका वीडियो था आपको बहुत बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है कि पेपर में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन जो है कैसे लिखना है, कितनी लाइंस में लिखना है। सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।